अगला टॉपिक है मोमेंट एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो जो बेसिकली टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट को ही बोला जाता है टॉर्क। कहीं भी फोर्स लगाने की वजह से मूवमेंट आया है, मींस उसी मूवमेंट को बोलते हैं। ठीक है, उसी मूवमेंट को बोलते हैं कि वो हमारा टॉर्क है। और मैंने ये डिफाइन किया था कि टॉर्क कुछ और नहीं होता है, टॉर्क बस फोर्स इनटू में आर परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए आपने कोई इरेगुलर शेप की कोई बॉडी ले ली, उस इस इरेगुलर शेप की बॉडी पे यहाँ पे किसी पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जो फोर्स लगा रहे हैं ये एक यहाँ से एक्सिस पास होगा इस तरीके से, ये लाइन ऑफ एक्शन है। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं उसी लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो उसी लाइन को बोला जाता है, ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन वह है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस वाली लाइन पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वही हमारी लाइन ऑफ एक्शन बन जाती है। इसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन हो गई, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को आगे एक्सटेंड करते हैं तब। और मान लीजिए कि इस पॉइंट पे कहीं पे ये बोल दिया है कि इस पॉइंट ओ पे ये कोई यहाँ पे ये पाइवोटेड है, मतलब यहाँ पे ये फिक्स है। मतलब ये है कि बॉडी फ्री नहीं है मूव करने के लिए। अगर आपने इसको पाइवोट कर दिया मीन्स बॉडी डस नॉट फ्री टू मूव। अगर बॉडी फ्री नहीं है मूव करने के लिए तो यहाँ पे फोर्स लगाने की वजह से इसमें कोई भी लीनियर मोशन तो नहीं आएगी। बॉडी फ्री ही नहीं है, बॉडी तो फिक्स है। और बॉडी फिक्स है तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, और ये हमारी हो गई यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारी हो गई आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है। अब जो यहाँ से ये लाइन पास होगी, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये जो बॉडी का रोटेशन होगा इस वर्टिकल एक्सिस, जो यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस पास हो रहा है, इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बॉडी क्या करेगी, हमारी रोटेट करेगी। ठीक है, तो फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पर बॉडी पे जो आएगा वो हमारा होगा, ये बॉडी पे जो हमारा आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। बॉडी पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, ये वर्टिकली बॉडी मूव करेगी। तो टॉर्क कुछ नहीं है, ये फोर्स, ये हमारे आर परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क हमारा ये होता है, फोर्स इनटू में होता है आर परपेंडिकुलर, ये टॉर्क है। तो यहाँ कोई एक बॉडी ले ली है जो कि ओ वाले पॉइंट पे फिक्स है, किसी भी पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स कैसे लगाया है, फोर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लगाया है, इसकी वजह से बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। बॉडी रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ओ वाला पॉइंट यहाँ पाइवोटेड फिक्स है, और ये लाइन ऑफ एक्शन की ओ वाले पॉइंट से आर परपेंडिकुलर हुआ। तो टॉर्क निकालने जाएंगे तो टॉर्क आएगा फोर्स इंटू में आर परपेंडिकुलर आएगा। अब जो टॉर्क है वो इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर तो हमारा फोर्स है, और जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा है आर परपेंडिकुलर। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पे अप्लाई करा है, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स आपने अप्लाई करा है, एक तो ये फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर ये हुआ कि जहाँ पे भी आपने फोर्स अप्लाई करा है, लाइन ऑफ एक्शन से उस लाइन ऑफ एक्शन की उस पाइवटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आर होगी, आर की वैल्यू जितनी ही ज़्यादा होगी, मुझे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आर होगी उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उतना ही टॉर्क हमारा ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डोर वाले में डिस्कस किया था। तो टर्निंग इफेक्ट किसी भी बॉडी का डिपेंड करता है दो ही फैक्टर पे, एक आपने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स वहाँ पे लगाया है, और जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी पाइवोटेड पॉइंट से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। या हम ये बोलें कि इन दोनों का ही जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा टॉर्क होएगा। टॉर्क कुछ और नहीं है, ये प्रोडक्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज़ अप्लाइड एट अ पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द pivoted point to the line of action which is passing through the point P application of force, a line which is passing through this point, the perpendicular distance from the pivoted point। इन दोनों का ही जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा टॉर्क आएगा। तो indeed the turning effect on the body depends on the product of both above two factors, the force applied and the perpendicular distance from the pivoted point। द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स। जो टर्निंग इफेक्ट इस बॉडी पे आएगा वो इसी टॉर्क की वजह से ही आएगा। द मोमेंट ऑफ फोर्स, जो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा है, जो टॉर्क है, वो किसके इक्वल है, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स आपने लगाया है और क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ की यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की।
यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट अगर देखें तो हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई में टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता ही फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फोर्स जो हमारा आएगा ना यहाँ पे, तो एफ वेक्टर इंटू में आर परपेंडिकुलर, तो फोर्स हमारा होगा न्यूटन में और जो आर परपेंडिकुलर होगी वो मीटर में, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर आ गया, ठीक है। ये हमने निकाली है एसआई यूनिट। अगर हम इसकी निकालने जाएँ सीजीएस यूनिट, अगर हम सीजीएस निकाल लें तो ये एक फोर्स एक न्यूटन जो तुमने निकाला है यहाँ पे, तो सीजीएस से मुझे पता है कि एक न्यूटन में क्या होता है, 10⁵ डाइन होते हैं। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। और मुझे ये पता है कि जो हमारा 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ से टॉर्क निकालने जाऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे अगर निकालने जाऊँगा 1 न्यूटन मीटर की वैल्यू, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन हो गए हमारे सीजीएस में, और मीटर के प्लेस पे क्या लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इंडिसेस का रूल, ये डाइन और इंटू में हो गया सेंटीमीटर। तो जब मैंने 1 न्यूटन मीटर निकाला तो ये 10⁵ + 2 7 डाइन सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारी होती है सीजीएस यूनिट। अब अगर हम निकालें इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट तो वो क्या आएगी, तो वो देखो कि हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट क्या आती है। तो अगर ग्रेविटेशनल यूनिट निकालें तो मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास जो हमने लिया है वो mkg ले लिया है, और इस mkg की बॉडी पे जित अर्थ की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जो भी वेट लगेगा, वो वेट हमारा कितना होगा, वो वेट हमारा mg होगा, ठीक है। अब मान लो हमने जो मास लिया वो हमने 1 kg ले लिया, मान लो मास जो हमने लिया है वो 1 kg ले लिया। अगर हम मास को 1 kg लें तो इस 1 kg की बॉडी पे जितना भी ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, अर्थ की वजह से जितनी भी ग्रेविटी लगेगी वो हमारी 1 किलोग्राम फोर्स हो जाएगी। अगर mkg की बॉडी है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा अर्थ की वजह से वो m किलोग्राम फोर्स होगा। अगर 1 kg की बॉडी है तो उस पर जो लगेगा वो हमारा 1 किलोग्राम फोर्स होगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालने जाऊँ तो मैं बोलूँगा कि जो ग्रेविटेशनल यूनिट होगी, मास में वेट निकालेंगे तो वेट mg होता है, तो यहाँ 1 kg लेना है और इंटू में क्या लेना है, इंटू में लेना है जी, और जी जानते हैं जी की होती है 9.8 होती है, जी की 9.8 होती है, तो यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है, ये हो जाएगा 1, जी कितना होता है 9.8, और यहाँ पर क्या लिखेंगे किलोग्राम फोर्स। तो जो हमारा 1 न्यूटन होता है ये होता है 9.8 किलोग्राम फोर्स के बराबर। हम 1 न्यूटन बोलें ग्रेविटेशनल यूनिट तो किलोग्राम फोर्स होती है हमारी। तो ग्रेविटेशनल यूनिट या तो हमारी केजीएफ होगी, मीन्स किलोग्राम फोर्स होगी, या फिर हम बोलें कि ये हमारी क्या होगी, ग्राम फोर्स होगी। तो दो ही होते हैं, या तो किलोग्राम फोर्स होगी या तो ग्राम फोर्स होगी। अगर बॉडी का मास 1 kg है तो 1 kg मास की बॉडी पे अर्थ की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, या हम बोले कि 1 kg मास की बॉडी पे धरती माँ जितना भी फोर्स लगाएगी वही हमारा m किलोग्राम फोर्स होगा। अगर मास हमने 1 kg ले लिया है तो 1 kg मास की बॉडी पे धरती माँ जितना भी ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी तो वो वन किलोग्राम फोर्स होगा, और जो 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू होगी हमारी वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होगी, वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होगी। तो 1 न्यूटन होता ही 9.8 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये निकालूं, जो ग्रेविटेशनल यूनिट हमारी थी वो हमारी 1 किलोग्राम फोर्स थी, तो 1 किलोग्राम फोर्स लिखें, कि तो थी वेट की वैल्यू, और इनटू में क्या था मीटर, तो 1 किलोग्राम फोर्स और मीटर में जो आता है ये होता है 9.8 न्यूटन, और इनटू में हो गया मीटर। 1 किलोग्राम फोर्स के प्लेस पे मैंने क्या लिखा है, 1 किलोग्राम फोर्स के प्लेस पे लिखा है 9.8 न्यूटन, और मीटर के प्लेस पे मीटर हमारा एज इट इज है। ऐसे ही जब हम ग्राम फोर्स निकालने जाएंगे, दूसरा हमारा है ग्राम फोर्स। तो ग्राम फोर्स में यहाँ पर जो हमने बॉडी ली है, इस बॉडी का मास जो लेना पड़ेगा वो 1 ग्राम लेना पड़ेगा। इस 1 ग्राम की बॉडी पे जितना भी ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, या हम बोलेंगे जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 1 ग्राम फोर्स के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर वेट निकालने जाएँ तो वेट तो हमारा mg होगा, बस मास के प्लेस पे 1 ग्राम लेना है, और जी के प्लेस पे क्या लेना है 9.8 न्यूटन लेना है, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ग्रेविटेशनल यूनिट हमारी। तो 1 ग्राम तो वैसे रखो जैसे था हमारा, और 9.8 हुआ। अब ग्राम फोर्स निकालेंगे तो 1 मीटर के प्लेस पे क्या लिखो 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और डिवाइड में क्या हो गया सेकंड स्क्वायर। अब ये निकालोगे तो डेसिमल से ये जीरो जाएगा,
980 इंटू 10 निकालेंगे तो 980 आएगा और इंटू में जी हो गया, क्योंकि मास हमने 1 ग्राम लिया है और ये हुआ सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हमारा जो वेट हमारा आया है, जो ये हमारा 1 ग्राम फोर्स आया है, ये 1 ग्राम फोर्स क्या हो जाएगा 980, और ये हो जाएगा 980 डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे पता है सीजीएस में क्या होती है, न्यूटन के प्लेस पे क्या आता है डाइन, और मीटर के प्लेस पे क्या आता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 ग्राम फोर्स जो होगा वो 980 डाइन के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा बेसिक सी ये चीज़ बेसिक चीज़ ये ध्यान रखनी कि जब हमने वन के जी एफ निकाला था, तो 1 के जी एफ में हमने वहाँ पे लिखा था 9.8 न्यूटन इंटू मीटर, और जब हम 1 ग्राम फोर्स लिखने जाएंगे तो यहाँ न्यूटन के प्लेस पे क्या आता है, सी जी एस में डाइन आता है, और मीटर के प्लेस पे क्या आता है सेंटीमीटर, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 980 डाइन सेंटीमीटर। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की। तो बोला है कि मान लो कोई बॉडी है और इस बॉडी पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो यहाँ पे लगा रहे हैं। बॉडी पे फोर्स हमने इस पॉइंट पे लगाया। अब इस पॉइंट पे फोर्स लगाने की वजह से बॉडी अगर पाइवोटेड है तो इस बॉडी पे जो रोटेशन आएगा वो रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और जब बॉडी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये हमारी आउटवर्ड होगी। द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज़ टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स लगाने की वजह से बॉडी हमारी पाइवोटेड थी और बॉडी पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आया है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, पहली बात तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो ये हम बोलेंगे एंटी क्लॉक मूवमेंट है। और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा कैसे लेना है, ये हमेशा पॉजिटिव लेना है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे, जैसे मान लो कि तुमने मैथ्स में सिंपल सी चीज़ पढ़ी होगी कि अगर ये कोई एंगल थीटा है तो थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये प्लस थीटा होता है। इसीलिए जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही करेंगे कंसीडर। और अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज जाते हैं तो जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पे ये एंगल हमारा माइनस थीटा हो जाता है। तो जो क्लॉकवाइज होगा वहाँ पे जो मूवमेंट हम क्लॉकवाइज लेंगे तो वहाँ पे हम वो चीज़ निगेटिव में ले लेंगे। तो कन्वेंशनली द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इट इज टेकन पॉजिटिव ऑलवेज, वाइल द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट क्लॉकवाइज, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सर लोग जानते हो टॉर्क हमारा हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड। अब जो मैंने कहा था ना, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है बॉडी, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगी इस तरीके से रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में ये हमेशा आउटवर्ड होगी। यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा आउटवर्ड होगी, ये चीज़ ध्यान देनी है। द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई तुमसे पूछे कि जो डायरेक्शन है हमारी, डायरेक्शन जो एंटी क्लॉकवाइज की है, तो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। देखो ये एरो, फिर ये एरो, फिर ये एरो, फिर ये एरो, ये क्या दिखा रहा है, ये बाहर तरफ दिखा रहा है कि आउटवर्ड होगा। यही दिखाता है कि जो हमारी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वो हमारी आउटवर्ड होगी। तो द इफेक्ट ऑन द बॉडी, इस बॉडी पे जो इफेक्ट आया है, बॉडी यहाँ पे कहीं पाइवोटेड थी, इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज। जो इफेक्ट बॉडी पे आया है वो ये है कि वो उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड इट इज टेकन पॉजिटिव। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वो हमें रोटेशन की वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। ये हमारा पूरा पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था। अब देखते हैं क्लॉकवाइज। दूसरा पॉइंट है क्लॉकवाइज मूवमेंट का। अगर मैंने कोई बॉडी ये ले ली इस तरीके से और इस बॉडी पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब बॉडी हमारी कहीं वो वाले पॉइंट पे पाइवोटेड है। अब इस बॉडी पे जो रोटेशन आएगा वो हमारा कैसा आएगा क्लॉकवाइज। और जो क्लॉकवाइज लेते हैं वो हमेशा कैसे लेते हैं, टेकन एज निगेटिव। क्लॉकवाइज जो मोमेंट हमारा होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो हमेशा निगेटिव करते हैं कंसीडर। ठीक है, इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट क्लॉकवाइज। जो इफेक्ट आया है बॉडी के ऊपर, इफेक्ट ऑन द बॉडी, इस बॉडी के ऊपर जो भी हमारा इफेक्ट आया है वो इफेक्ट यह आया है कि बॉडी को वो क्लॉकवाइज ले जाएगा। द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट क्लॉकवाइज।
द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो ये हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, ये हमारा जो टॉर्क होगा, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क है। जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्लॉकवाइज है। और इसको हमेशा लेते कैसे हैं, निगेटिव लेते हैं। अब ध्यान से समझो वही चीज़, इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। ये क्लॉकवाइज था इस तरीके से। जब क्लॉकवाइज है तो साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्लॉकवाइज, ये इनवर्ड है। क्लॉकवाइज का दिखाता है, ये हमारा इनवर्ड है, ये आउटवर्ड नहीं है। तो क्लॉकवाइज की जो हमारी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज की जो हमारी डायरेक्शन होगी मोमेंट ऑफ फोर्स की, वो हमारी इनवर्ड होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनवर्ड, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी हमारी, वो होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो इनवर्ड होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन इनवर्ड्स, वो हमारी इनवर्ड्स होगी। ये चीज़ ध्यान देनी। तो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा नेगेटिव क्यों लेते हैं, पीछे वैसे डिस्कस किया था अभी कि अगर मान लो ये एंगल यहाँ पे जो एंगल लेते हैं थीटा, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, प्लस के साथ में। लेकिन जब वही बॉडी का मूवमेंट कहाँ पे हो, वो पॉजिटिव एक्स के साथ या अपोजिट हो, तो माइनस थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कैसा था, यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस थीटा लेते हैं। तो जब माइनस थीटा लेते हैं, इसीलिए जो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा आएगा वो हम नेगेटिव लेंगे, वो हमेशा इन्वर्ट होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, वो समझना। नोट पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क लिखते हैं कि ये एफ वेक्टर है और इनटू में लिखते हैं आर परपेंडिकुलर। तो जो एफ वेक्टर यहाँ निकालते हैं ये न्यूटन आता है, और जो आर परपेंडिकुलर यहाँ निकालते हैं वो मीटर आता है। तो न्यूटन इंटू मीटर निकालते हैं तो जो टॉर्क हमारा न्यूटन मीटर आता है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मान लो अभी जब हम लोग इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, तो जब वर्क पावर और एनर्जी पढ़ेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर भी ये सेम चीज़ हम बोलेंगे। वहाँ पर ये हम बोलेंगे कि बेटा जो हमारा वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू में होता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ वेक्टर डॉट में एस वेक्टर होता है। अब जो एफ वेक्टर है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो एस है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर के बीच में डॉट है। तो जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ना, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट निकालते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अगर टू वेक्टर क्वांटिटीज़ का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा और हमेशा स्केलर आता है। दो दोनों के दोनों वेक्टर है ना, दोनों के दोनों वेक्टर हैं, उसका डॉट निकालोगे तो हमेशा स्केलर आएगा। इसीलिए जो वर्क डन होता है वो हमेशा स्केलर होता है। वहाँ ये मत समझना कि यही सेम चीज़ फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टर हैं, फोर्स भी हमारा न्यूटन में होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारा मीटर में होगा। तो न्यूटन इंटू मीटर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी हमारा वेक्टर होना चाहिए। नहीं, ये जो आया है ये 1 जूल आया है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। और जो 1 जूल है हमारा वो हमेशा होता है स्केलर, ठीक है। क्योंकि दो डॉट का अगर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो उनका डॉट हमेशा स्केलर आता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना कि कहीं भी अगर मान लो ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर लिखा हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो होता है ए वाले का मैग्नीट्यूड लिखो, बी वाले का मैग्नीट्यूड लिखो, और दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा। जैसे मान लो कि ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा कोई बी वेक्टर हो गया, आगे पढ़ना 11th चैप्टर में है, और ये इनके बीच में एंगल थीटा हो गया। तो इनका डॉट निकालने जाएंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू आती है हमेशा स्केलर आती है। बट यहाँ पर जो निकाल रहे हैं वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, और जो डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे वो हमारी स्केलर है, ठीक है। तो वेक्टर स्केलर निकालोगे तो हमेशा वेक्टर आएगा। वो क्रॉस होता है बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालते हो तो मॉडुलस ऑफ ए होगा, मॉडुलस ऑफ बी होगा, साइन थीटा होगा और एन कैप होगा। अब यहाँ पे जो एन कैप होता है ना वो दोनों के ही परपेंडिकुलर है। कि मान लो कि यहाँ पे कोई ए वेक्टर था इस तरीके से, ये कोई था बी वेक्टर,
तो जो एन कैप होगा ना, जो ए क्रॉस बी होता है, वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। एन कैप मतलब ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, वो एन कैप जो आया है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो ये पढ़ना आगे की क्लासेस में। अभी बस इतना ही ध्यान रखो कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट निकालते हैं तो हमेशा स्केलर आता है। अगर ए वेक्टर यहाँ टॉर्क में एफ क्रॉस आर था, क्रॉस था, तो ये हमेशा वेक्टर ही आएगा। यहाँ डॉट था, दोनों ही वेक्टर थी, तो हमारा स्केलर आएगा। अब आगे देखते हैं, वही सिंपल सी चीज़ है कि हम कहाँ पे फोर्स लगाते हैं, किस तरीके से। ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ पाइवोटेड बॉडी, इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे हमारा कि कोई बॉडी है, तो किस कोई बॉडी हमारी पाइवोटेड थी, तो पाइवोटेड बॉडी पे जैसे मान लो कि डिस्क है और ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मान लो ए वाले पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है। अब यहाँ पे ए वाले पॉइंट पे फोर्स लगाने की वजह से जहाँ पे जो मूवमेंट आएगा उसका वो क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉक वाइज आएगा। और ये हमारे डिस्क है, इस वाले पॉइंट पे मान लो ये डिस्क है, जहाँ पे ये पाइवोटेड है। पाइवोटेड का मतलब होता है कि वो चीज़ उस वाले पॉइंट पे फिक्स है, वो चीज़ उस वाले पॉइंट पे फिक्स। जैसे जैसे कि फ़ैन होता है, तो फ़ैन में एक एक्सल होता है, तो जो एक्सल है जिसके अराउंड उसकी विंग्स मूव कर रही होती हैं फ़ैन में, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा पाइवोटेड है, क्योंकि उसके अराउंड जो उसकी विंग्स हैं वो मूव कर रही हैं, तो रोटेट कर रही हैं। तो अगर बाई चेंज अगर मैं ये देखूं कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो दो जगह डिपेंड करती है। अगर फोर्स तुमने आपने यहाँ पे लगा दिया, फोर्स यहाँ पे लगा दिया जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज हम बोलेंगे कि पॉजिटिव है पॉजिटिव ही लेंगे। तो ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ पाइवटेड बॉडी, इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन। अब यहाँ पे जो हमारी फोर्स लगाने की वजह से इस पे जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आई है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कहाँ डिपेंड करेगी, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड करती है दो जगह पे। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। अब कहाँ का डिपेंड करेगी, फर्स्ट वही सेम चीज़, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स आपने लगाया है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि आपने फोर्स लगाया किस पॉइंट पे है। और सेकेंड चीज़ ये है कि किस डायरेक्शन में लगाया है। सेकेंड चीज़ क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि आपने वो चीज़ किस डायरेक्शन में लगाई है। तो अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, तो उसका रोटेशन किस डायरेक्शन पे है इस पे डिपेंड करेगा, और कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, जिस पॉइंट पे लगाएंगे उसके अलॉन्ग मूव करेगी। बाई चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन विल बी रिवर्स, चेंज हो जाएगी अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दें। तो अगर मुझे चेंज करनी है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी, तो हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक कैसे, एक तो हम चेंज कर सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है हम इसको चेंज कर दें। अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करनी है, तो चेंज दो तरीके से कर सकते हैं भाई, या तो आप ये चेंज कर दो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या तो आप ये चेंज कर दो, या तो जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है आप इसको चेंज कर दो। इन दोनों में से किसी एक को भी अगर आप चेंज करोगे, तो जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब क्या इंटरचेंज होता है वो देखते हैं। ये पहला पॉइंट था, ये हमारा क्या है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। यहाँ पे फोर्स लगाने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में से पॉजिटिव लेते हैं। अब बात यह आई है कि रोटेशन डिपेंड कहाँ करता है, जो इसकी डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या फिर क्लॉकवाइज जाएगा, कैसे पता चलेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड करती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे, और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इन्हीं पे। इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज करेंगे तो रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। सेकेंड देखो यहाँ पे सेम वही डिस्क लेते हैं, जो डिस्क हमने पहले ले रखी थी वही सेम वही डिस्क है। अब इस डिस्क पे हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दिया, हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स ही ले लिया, इस वाले पॉइंट पे लगाते हैं, बी वाले पॉइंट पे। अब इस पे फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ
कि ये डिस्क थी और डिस्क हमारी क्या है, इस वाले पॉइंट पे है पाइवोटेड, यहाँ पे पाइवोटेड है, यहाँ पे फिक्स है। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने, फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे जो रोटेशन आएगा वो क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, तो यहाँ पे जो रोटेशन आया है वो क्लॉकवाइज आ जाए, क्लॉकवाइज रोटेशन है वहाँ पे, क्लॉकवाइज रोटेशन है वहाँ पे। अब क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो हमेशा कैसे लेते हैं, वो हमेशा लेते हैं नेगेटिव में, ठीक है। पॉइंट एकदम क्लियर है। फोर्स यहाँ पे लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, डिपेंड करेगा कि आपने किस डायरेक्शन में लगाया है। अगर यही फोर्स इस वाले पॉइंट पे इस तरीके से लग रहा होता, या यही फोर्स यहाँ लग रहा होता, यही फोर्स यहाँ लग रहा होता, यही फोर्स यहाँ लग रहा होता, यही फोर्स यहाँ पे लग रहा होता, तो ये सारा ही फोर्स इन सारे ही पॉइंट पे लगाने की वजह से ये सबका जो डायरेक्शन है वो इसको क्लॉकवाइज लेके जाएगी, मतलब इनवर्ड लेके जाएगी, हम बोलेंगे तो इनवर्ड लेके जाएगी। क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड लेके जाएगी। अगर इन्हीं सारी बॉडी पे जहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा होता कि बॉडी पे फोर्स जो मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं बोल दूँ कि इस वाले पॉइंट पे लग रहा है, 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 तो ये सारा जो इसका मूवमेंट है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये आउटवर्ड ले जा रहा है, ये आउटवर्ड ले जा रहा है, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले जा रहा है उसको। सेकेंड जो एग्जाम्पल है एक्सेल वाला वो ले लेते हैं, ठीक है। वो तो था बाई चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब ये हम ले लेते हैं बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे कोई एक्सेल है, इस तरीके से यहाँ पे कोई एक्सेल है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही होती है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है फोर्स की वो मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ ये, तो ये कहाँ ले जा रही है, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जा रही है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। सेम चीज़ मैं इसको ऐसे लूँ, इस तरीके से, सेम वही एक्सेल है यहाँ भी। अब यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी, इस वाली कर दी। अब इसकी वजह से जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे पाइवोटेड है एक्सेल, तो ये कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यही बुरा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कॉमन एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।